बच्चों, अभी आप अपने स्क्रीन पर एक नदी घाटी परियोजना का चित्र देख पा रहे हैं। आप ध्यान से पहले इस चित्र को देख लें और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, आजकल आप देखते होंगे उनका बड़ा विरोध हो रहा है, उनकी बहुत आलोचना हो रही है। तो उसके क्या क्या कारण हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इस फोटो को पहले देख लें। उसके चारों तरफ के जो वातावरण है उस पर भी ध्यान देंगे, क्या है, किस तरह के स्थल से घिरा हुआ है, वनस्पति है नहीं है, नीचे की भूमि कैसी है, ये सब हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो बच्चों, आपने तस्वीर को देखा। आइए अब हम देखते हैं कि क्या कारण है इसके विरोध के। पहला जो है वह है नदियों के प्राकृतिक बहाव का अवरुद्ध होना। हम जानते हैं कि नदियों की प्रकृति होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि वो सतत निरंतर ढाल के अनुरूप आगे बढ़ती जाती हैं, बहती जाती हैं और उनका एक अपना इकोसिस्टम भी होता है। तो जब हम इस तरह का कोई भी बांध बना देते हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये एक नदी है, उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। तो जैसे ही हम ये बांध का निर्माण करते हैं तो ये नदी का बहाव रुक गया और ये नदी अब एक बड़े से जलाशय का रूप धारण कर लेती है और आगे फिर ये नियंत्रित तरीके से इसका पानी बढ़ता है। तो ये जो बहाव हम रोकते हैं, इसका दुष्परिणाम भी होता है और जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे नीचे के पॉइंट्स में। तो ये एक कारण है जिसके वजह से इसका विरोध होता है। दूसरा होता क्या है, आपने जो चित्र में देखा होगा, जलाशय के पीछे ये जो रिजर्वायर है, इसके अगल बगल का जो एरिया होता है, वहाँ पर पानी का, जैसे ही नदी बांध बनता है वैसे ही यहाँ जलाशय का निर्माण होगा और इसमें जल स्तर बढ़ता जाएगा और नतीजा क्या होता है कि अगल बगल का जो क्षेत्र है वह पानी में, इस जलाशय के पानी के अंदर जलमग्न होता चला जाता है और नतीजतन लोगों को अपना घर बार, खेत, ज़मीन सब कुछ छोड़कर वहाँ से हटना पड़ता है, दूसरे जगह उनको विस्थापित किया जाता है। तो ये जो लोगों का ज़मीन से, अपने घर से, अपने मिट्टी से जो लगाव होता है, उस कारण स्थानीय लोग इन परियोजनाओं का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि वो अपना जो पुरखों का जगह है जहाँ वो पीढ़ियों से रहते आए हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तीसरा जो कारण है वह है बाढ़ का खतरा। ठीक है, क्या होता है, ये जलाशय, ठीक है, जब कभी वर्षा काफ़ी ज़्यादा हो तो इसमें एक उच्चतम स्तर होता है। ये बांध के अंदर एक उच्चतम स्तर होता है इस जलाशय के पानी का। ज्यों ही जल उस उच्चतम स्तर के आसपास पहुंचने लगता है तो क्या करते हैं, इस जो डैम है, इसकी जो गेट्स है, वो उनको खोल दिया जाता है और फिर सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है वो नीचे की धारा की तरफ तेजी से बहने लगता है। नतीजा क्या होता है कि एक तो वर्षा का जल बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा बांध से छोड़ा गया पानी, और इसका नतीजा होता है कि जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ही तेज बहाव के साथ बाढ़ आ जाता है, जैसा कि हमने 2008 में कोसी के केस में देखा था। ठीक है, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है इन परियोजनाओं के विरोध का। अगला जो है वह है वन्य जीव एवं उपजाऊ मृदा का विनाश। ठीक वही रिजर्वायर पे आते हैं। जैसे जैसे जलाशय का जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होता है, अगल बगल के जो जंगल हैं, उसमें रहने वाले जीव हैं, वहाँ के जो गांव, उनकी उपजाऊ मिट्टी है, वो सब जलाशय के अंदर जलमग्न हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है और ये हमारे लिए कभी भी किसी भी तरह से सहायक नहीं है। इस कारण भी इन परियोजनाओं का विरोध किया जाता है। अगला जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि नदियों के प्राकृतिक बहाव का अवरुद्ध हो जाना, तो ये जब प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है तो नदी जल के साथ जो जलीय जीव होते हैं या जो सूक्ष्म पादप होते हैं, प्लांट लाइफ होता है, वो भी उसके साथ ऊपर की धारा से नीचे की तरफ बहता है। लेकिन जब हमने रिजर्वायर बना दिया तो क्या होता है, ये ऊपर से नीचे तो आ पाता है, लेकिन नदी के जो निचले धारा से ऊपर की तरफ जो जीवों का मूवमेंट होता है वह बंद हो जाता है। यानी वो सिर्फ एक तरफा उनका जो मूवमेंट है वह
हो पाता है, नीचे से ऊपर की तरफ वो नहीं विचरण कर पाते हैं, जिसका बुरा प्रभाव नदी के पूरे एक्वाटिक सिस्टम के ऊपर पड़ता है। नदी का जो सिस्टम है, वो इकोसिस्टम है, वो फिर बदलने लगता है। तो इस कारण भी जो जैव वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो लोग इन नदी घाटी परियोजनाओं का विरोध करते हैं। अगला जो कारण है वह है जलाशयों में अवसादीकरण। ये जो रिजर्वॉयर होता है, इसमें क्या होता है, अगल बगल के जो भूमि है, वहाँ से मिट्टी कट करके जो पानी के साथ सामान्य रूप से गाद आता है, वह गाद यहाँ से नहीं निकल पाता। वो गाद क्या होता है, जलाशय के तली में बैठता जाता है। नतीजा क्या होता है, ये जलाशय नीचे से तलछट से भरते चले जाते हैं, जो कि इस पर डैम के ऊपर, ये जो बैराज है, इसके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव पैदा करते हैं। और नीचे में क्या होगा, नीचे में ये मिट्टी नहीं जा पाएगी, ये अवसाद नहीं जा पाएंगे, तो नीचे में जो मृदा का नवीकरण की प्रक्रिया है वो भी बाधित होगी। तो इस कारण से भी ये जो है वो नुकसानदायक है। अगला, मृदा नवीनीकरण पर विपरीत प्रभाव। अवसाद तो यहीं जलाशय में रह गया, आगे तो बहुत कम मात्रा में गया। तो जो बाढ़ आती थी और उसमें जो मृदा का निक्षेप होता था, नवीन मृदा का, तो वो क्या हो गया, वो तो अवरुद्ध हो गया, वो रुक गया, वो कम हो गया। तो इस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस कारण भी इसका विरोध किया जाता है। अगला है मौलिक फसल प्रतिरूप, यानी जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसमें परिवर्तन। आइए देखें कैसे परिवर्तन होता है। तो ये जो मान लीजिए कि जो नदी के निचला इलाका है, वहाँ पर वर्षा कम होती थी, नदी तो बहती थी, तो नदी के आसपास का जो इलाका है वहाँ तो पानी मिलता था, लेकिन दूर दूर का जो क्षेत्र था वहाँ तो पानी नहीं मिलता था। लेकिन अब इन जलाशयों से जब हम सिंचाई के लिए नहरें निकाल लेते हैं और इस जलाशय से उन नहरों से इस नदी का पानी कई 100 किलोमीटर दूर तक के इलाके में पहुँच सकता है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर जब सिंचाई की सुविधा मिलती है, तो जहाँ पहले मोटे अनाजों का खेती होता था, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, अब गेहूँ, धान जैसे फसलें भी उगाने लगते हैं। तो वहाँ का जो स्थानीय जो मौलिक फसल प्रतिरूप था वह बदल जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से ये जो है, यह भी यदि देखा जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत सहायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी में जब आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो क्या होता है, वैसी मृदा जो है वो लवण का उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जमाव होने लगता है, जिससे मृदा में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जाती है और वैसी मृदा फिर खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो ये किस तरह से देखें आप, सारी समस्याएं जो हैं वो आपस में बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं। तो ये भी पर्यावरण के लिए सही नहीं है कि मृदा जो है हमारी वो लवणीकृत होती जाए, वो अनुर्वर होती जाए।